भारतीय राजनीति में 2014 के बाद से क्षेत्रीय पार्टियों में भी बड़े संरचनात्मक बदलाव के दौर देखने को मिले हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस उथल-पुथल ने उनकी चुनौतियां बढ़ा दी हैं। क्या 2024 तक सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एकमात्र पार्टी दिखाई देगी? मिशन 400 बीजेपी ने यूं ही नहीं रखा है। क्या तमाम राजनीतिक दलों की स्थिति देखने को मिल रही है? क्या बीजेपी सब पर भारी पड़ने वाली है? क्या बीजेपी के सामने खड़े होने का दम किसी पार्टी में नहीं बचा है? जैसे बहुत से सवाल गूंज रहे हैं। इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस समेत विपक्षी दल आपस में तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। ये तो बहुत साफ है। विपक्षी दल लगातार बिखरता जा रहा है। पहला कारण ईडी की कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पंजाब ऐसे बहुत से राज्य हैं जो गैर बीजेपी शासित राज्य रहे हैं और दिल्ली को भी इसमें जोड़ना चाहिए, जहां पर एक के बाद एक ईडी की कार्रवाई की वजह से अलग राजनीति गर्मा गई है। तमाम राजनीतिक दलों की स्थिति खासतौर पर गैर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी ही दिखाई पड़ती है। अब ये सवाल तो उठना लाजमी है कि क्या ईडी की कार्रवाई राजनीतिक स्वार्थों की वजह से की जा रही है? क्या आगामी चुनाव को जहन में रखते हुए कार्रवाइयां हो रही हैं? इस तरह के सवाल तमाम जगहों पर उठ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई हुई तो हम देख रहे हैं संजय राउत जेल जा चुके हैं। पार्थ चटर्जी और ममता के भतीजे तक ईडी की रडार पर हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और ममता बनर्जी मोदी की मुलाकात के भी बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। क्या कोई दबाव बन रहा है ममता बनर्जी पर? क्या कोई दबाव बन रहा है उद्धव ठाकरे पर? क्या एक किस्म का दबाव बनाया जा रहा है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और भारतीय सियासत में इस सवाल के मायने इसलिए हैं क्योंकि अब बीजेपी अपनी ताकत को बहुत बड़ा दिखाना चाहती है। 400 प्लस का टारगेट यानी एक इतिहास रचना, और बीजेपी ऐसा चाहती है कि अब वही एक दल दिखाई दे। कम से कम विपक्ष की दृष्टिकोण से देखें तो ये स्थिति दिखाई दे रही है और विपक्ष परेशान भी है इससे। विपक्ष लामबंद नहीं है। और ये सवाल इसलिए खड़ा होता, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या बिखरा विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट हो पाएगा? मुश्किल लग रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में बिखराव देखने को मिला, उपराष्ट्रपति चुनाव में बिखराव देखने को मिला। ममता बनर्जी अपनी अलग राजनीति कर रही हैं, समाजवादी पार्टी की अलग राजनीति चलती है, शिवसेना की अलग राजनीति चलती है। बहुत छोटे छोटे दल हैं, केसीआर हैं इसमें, और तमाम दल हैं। उड़ीसा की अपनी राजनीति है, पंजाब की अपनी राजनीति है, आम आदमी पार्टी की अपनी राजनीति है। लोकसभा चुनाव में कौन है प्रधानमंत्री मोदी के सामने? 2024 में पीएम मोदी की वापसी को रोकने के लिए क्या बिखरा विपक्ष एकजुट हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। होता है तो ये अच्छा होगा, क्योंकि विपक्ष मजबूत होकर सामने आएगा। इस पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष को सामने खड़ा होना चाहिए। हालांकि विशेषज्ञों की अलग अलग राय है इस पर। अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में केंद्र की राजनीति के केंद्र में कौन आएगा, इसको लेकर जद्दोजहद जारी है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ऐसे कई दल कुछ मुद्दों पर साथ आने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये सभी मिलकर सीधे पीएम मोदी को टक्कर देते फिलहाल नजर नहीं आते हैं। इनमें मायावती का नाम भी जोड़ लीजिए, इनमें कई और नाम जोड़ लीजिए, ये सारे के सारे नेता कहीं ना कहीं बिखरे दिखाई देते हैं। ये अपनी राजनीति को साधते दिखाई देते हैं, बजाय इसके कि ये 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को मिलकर टक्कर दें। अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो पाएगा तभी बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है या कोई टक्कर दी जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, 2024 चुनाव तक पार्टी के भीतर के विवाद ही निपटाती रहेगी कांग्रेस, अंतर्कलह से ही जूझती रहेगी कांग्रेस, ईडी की जांच से ही जूझती रहेगी कांग्रेस, या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़ी हो पाएगी कांग्रेस? ये बड़ा सवाल है। सवाल क्यों है उसका एक और बिंदु है, राहुल गांधी मिशन 2024 के लिए पीएम मोदी के खिलाफ खुद को मजबूत चेहरा दिखाने की कोशिशों में जुटे तो हुए, लेकिन इन कोशिशों में हमेशा नाकाम दिखते हैं। अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ दिया, जिससे गलत मैसेज गया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में करारी हार की वजह से प्रियंका गांधी के चेहरे को जो चमकाने की कोशिश की गई थी, वो भी एक नाकाम प्रयास साबित हुआ है। जो शुरुआत में 2014 में और बाद के चुनाव में राहुल गांधी दिखाई दे रहे थे एक चेहरे के तौर पर, अब वैसे नहीं दिखाई देते हैं। वो एक कमी, एक कमजोरी साबित हुए हैं। वहीं पांचवा एक अहम मुद्दा है, ममता खुद बनना चाहती हैं अगवाकार। ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में और इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में ये साबित कर दिया है कि वो कांग्रेस के छाते के नीचे नहीं आना चाहती हैं। अलबत्ता वो इस बात से इनकार नहीं करेगी कि कांग्रेस उनकी शरण में आ जाए। कांग्रेस ऐसा कभी नहीं करेगी। कांग्रेस अपने को अभी भी राष्ट्रीय दल मानती है। शरद पवार ने ये बात पहले भी कही है कि अगर 2024 में कोई बड़ा विपक्ष तैयार करना है तो कांग्रेस के अलावा और कोई केंद्र में दल नहीं दिखाई
पड़ता है, सबको उसके छाते के नीचे आना पड़ेगा। ममता बनर्जी इसके लिए तैयार नहीं है और ममता बनर्जी वो चेहरा है जिन्होंने सफलतापूर्वक टक्कर दी है प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल के चुनाव में। कैसे मोदी और ममता की टक्कर कैसे हुई? बंगाल में सबसे बड़ा अभाव बीजेपी के पास क्या है? एक चेहरे का अभाव है। उनके पोस्टर बॉय ले देकर बाबुल सुप्रियो थे, वो भी अब तृणमूल कांग्रेस के पाले में जा चुके हैं। कई बड़े चेहरे तृणमूल कांग्रेस से तोड़े गए थे, जिनमें से कुछ की वापसी भी हो चुकी है। वहीं देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ना यानी कि वो खुद मैदान में थे, ये कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन बेहतरीन जीत हासिल की ममता बनर्जी ने, लिहाजा इसे पीएम मोदी पर ममता बनर्जी की जीत के तौर पर देखा गया। और उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या लोकसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी पीएम मोदी का विकल्प बन सकती हैं। राजनीतिक दलों के सामने इस समय पीएम मोदी और बीजेपी का विकल्प बनने की चुनौती है ही, लेकिन उनके सामने इससे भी बड़ी चुनौती है। यह है वो चुनौती कि विपक्षी दलों का मुखिया कौन होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने अब कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़े होने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी की काबिलियत पर ममता कई बार सवाल उठा चुकी हैं। राष्ट्रपति चुनाव में वो खुद को अगवाकार बना चुकी हैं। कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया था हालांकि, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के झंडे तले ममता ने खड़े होने से साफ मना कर दिया। मार्गरेट अल्वा को वो समर्थन देती नहीं दिखाई दे रही हैं। इससे अल्वा भी दुखी दिखाई दे रही हैं और पुरानी दोस्त कह रही थी, ममता बनर्जी को मनाने की बात कह रही थी। बिखरा हुआ है विपक्ष और ये प्रधानमंत्री मोदी की ताकत बनता जा रहा है, उनकी अपनी लोकप्रियता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष की कमजोरी ही प्रधानमंत्री मोदी की ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बड़ी है। उन्होंने इनोवेशन की बात की, उन्होंने युवाओं को साथ में जोड़ा है, बीजेपी की एक अच्छी इमेज को पेश किया है, हिंदुत्व के मुद्दे पर वो बने रहे हैं, और कश्मीर का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर हार्ड स्टैंड लेकर उन्होंने खुद को साबित किया है। लिहाजा उनकी लोकप्रियता बढ़ी और विपक्ष और कमजोर हुआ। इससे ये ताकत और बढ़ती दिखाई देती है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि जेपी नड्डा ने कहा, अगर भाजपा अपनी विचारधारा पर चलते रहे तो देश में क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, केवल भाजपा बचेगी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, गलत भी नहीं है। दरअसल केंद्र की राजनीति में तो यही देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्यों में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के खिलाफ बड़ी ताकत दिखाई देती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की सोच बहुत अलग होती है। अखिलेश यादव के चेहरे पर वोट किया जा सकता है उत्तर प्रदेश चुनाव में, लेकिन उत्तर प्रदेश की ही जनता, वही वोटर लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव को स्वीकार नहीं करते दिखाई देंगे। या फिर ममता बनर्जी को क्योंकि अखिलेश यादव सपोर्ट कर रहे हैं या उनके साथ में, इसलिए ममता बनर्जी की तरफ चले जाएंगे, ये कहना भी बड़ा मुश्किल होता है। आम लोग भी जानते हैं कि अगर उन्हें स्थायित्व चाहिए तो उन्हें ऐसा चेहरा चाहिए जो सचमुच में केंद्र में मोदी के बराबर खड़ा दिखाई देता हो, जैसा कि चेहरा अभी फिलहाल कोई भी नहीं है। मोदी जी ने 8 बार कहा था अगर कांग्रेस ना होती तो क्या होता। ये जो उन्होंने 8 बातें कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। जरा एक बार इनको भी समझ लेते हैं इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी ने 6 महीने पहले राज्यसभा में कहा था, यहां पर कहा गया कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया की सोच का परिणाम है। महात्मा गांधी की इच्छा थी कि कांग्रेस न रहे, वो जानते थे कि इसका क्या होने वाला है, इसलिए वो कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे। तो अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने 8 बार क्यों कहा था अगर कांग्रेस ना होती तो क्या होता। अगर कांग्रेस ना होती तो लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता, भारत विदेशी चस्पे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। ये उन्होंने पहली बात कही थी। उन्होंने दूसरी बात कही, अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक नहीं होता। तीसरी बात कही, अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत न बनाकर रखा जाता। करप्शन एक बड़ा मुद्दा रहा, कांग्रेस के खिलाफ काम भी कर गया और बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो, ईडी की कार्रवाई चल रही है और इसमें कई आपको गैर बीजेपी दलों के नेता उलझते फंसते भी दिखाई देते हैं, तो एक बड़ा हथियार है। चौथी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी, अगर कांग्रेस ना होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी नहीं होती। हालांकि बीजेपी ने आदिवासी कार्ड खेला, आदिवासी कार्ड चला भी है और जातिगत राजनीति होती है, लेकिन इन जातिगत समीकरणों को भी बीजेपी ज्यादा बेहतर तरीके से साधने में कारगर होती दिखाई दे रही है। एक और बात उन्होंने कही, पांचवी, अगर कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार ना होता, सालों साल पंजाब आतंक की आग में न जलता। अगर कांग्रेस ना होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत ना आती। तो पंजाब, कश्मीर जैसे मुद्दे भी वो लगातार उठा रहे हैं। अगर कांग्रेस ना होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं ना होती। तंदूर कांड की बात, कांग्रेस नेता इसके चपेट में आए थे।
अगर कांग्रेस ना होती तो देश के सामान्य आदमी को मूल बिजली पानी जैसी सुविधाओं के लिए इतने साल इंतजार न करना होता। और एक और बात उन्होंने कही थी, 8वीं बात, कि लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। और ये तैयारियां इस तरीके से शुरू की गई हैं कि उन्होंने कह दिया है कि अब मुस्लिमों को साथ में लाना है, जातिगत समीकरणों को साधना है, और उसको साधती दिखाई भी दे रही है, चाहे वो दलित समीकरण हो, चाहे वो जाट समीकरण हो, चाहे वो आदिवासी समीकरण हो, और मुस्लिमों के करीब जाने की भी बात कह रहे हैं। हालांकि हिंदुत्व का मुद्दा भी परवान चढ़ा हुआ है, खासतौर पर हिंदी बेल्ट में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मुद्दा जमकर चल रहा है, महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं हिंदुत्व की राजनीति कितनी परवान चढ़ रही है, सब हिंदुत्व का राग गा रहे हैं। और जहां पर बीजेपी कमजोर है वहां पर वो ग्राउंड पर काम करने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, ये ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी के हाथ से निकले हैं। आगामी चुनाव जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य, गुजरात, ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं, और बीजेपी यहाँ पर अपनी ताकत को बढ़ा रही है। बीजेपी की कोशिश ये है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव को जीते और उसके बाद 2024 में अपना जो मिशन 400 रख रखा है उसको वो हासिल करे, यानी पहले से ज़्यादा बड़ी जीत। देखिए 2014 में जब चुनाव हुए, मोदी लहर कही गई, उसके बाद में अगले चुनाव में कहा गया था ये लहर ठंडी पड़ जाएगी, मोदी जी अब उतनी बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। पहले से ज़्यादा सीटों के साथ बीजेपी आई, बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ रही, यानी बीजेपी को सहयोगियों की ज़रूरत नहीं, इसके बावजूद तमाम सहयोगियों को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ रखा है। आगामी चुनाव में बीजेपी इससे भी आगे बढ़ना चाहती है, और ऐसे में जेपी नड्डा का ये कहना कि तमाम क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, ये बीजेपी के कॉन्फिडेंस को भी दिखा रहा है, और इसकी बहुत हद तक संभावनाएं दिखती हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव में स्थानीय मुद्दों के बजाय केंद्र के मुद्दों पर चुनाव होगा, और केंद्र का ही कोई चेहरा विपक्ष को सामने रखना पड़ेगा, जिसमें एक मत नहीं दिखाई दे रहा है विपक्ष। कौन कौन हो सकता है चेहरा? अखिलेश यादव प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, केसीआर, ऐसे कई नाम आपके सामने आएंगे। लेकिन जैसे ही आप कंपैरिजन करते हैं तो आप पाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं इन लोगों से, और अभी विपक्ष को समय लगेगा। यानी 2024 को लेकर बीजेपी जो दावे कर रही है उन दावों में बहुत हद तक दम दिखाई पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि विपक्ष में बिखराव है। अब देखना होगा कि क्या 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष एकमत होता है, किसी एक चेहरे को सामने रखता है, साथ में आता है और बीजेपी को कड़ी टक्कर। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।